हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो को हम कंप्लीट करने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड करा है और बाद बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, वैसे क्वेश्चंस को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। जो भी चैनल पे मैं आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ वो पसंद आ रहा होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और फ्रेंड्स, हमने दरोगा सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, बस सब्जेक्ट वाइज 250 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करना है जो कुछ दिनों में आपको मिल जाएगा। एंड इसके बाद हम बिहार टीचर्स एंड बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें, और सचिवालय का जो एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें हम क्लियर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम 7th बीपीएससी के लिए भी सीरीज स्टार्ट अभी से ही कर देंगे। सो मैं आज वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगी यहीं से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट, या फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान क्या कितने पोजीशंस हैं? तो 245 हैं। और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए या लोकसभा के लिए। तो ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इसी में आता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजे गए विधेयक को उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित करना होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। लोक लेखा समिति के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 7 सदस्य चुने जाते हैं। भारत में राज्य का मुखिया किसे माना जाता है? तो ये किसको माना जाता है? राष्ट्रपति जी को माना जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संसद के किस सदन का सदस्य होने योग्य होना चाहिए? तो ये राज्यसभा के सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें उनको पास होना चाहिए। अनुमान समिति की ताकत क्या होती है? कितने मेंबर्स होते हैं? तो ये 30 मेंबर्स होते हैं। और संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो ये अनुमान समिति ही होती है। सार्वजनिक विधेयक कौन पेश करता है? तो ये मिनिस्टर पेश करते हैं। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 110 मनी बिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समिति का गठन जो है ये कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। और भारत के संचित निधि से धन की निकासी को कौन अधिकृत करता है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। यदि लेखानुदान लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होगा? सरकार इस्तीफा देगी। और खाते पर वोट कौन पास करता है? तो ये लोकसभा ही पास करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये पेश किया जाता है लोकसभा में। और संसदीय समिति किसे रिपोर्ट करती है? तो ये वक्ता को, जो स्पीकर होते हैं, उनको रिपोर्ट करती है। लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये स्पीकर होते हैं, स्पीकर। और 2 अविश्वास प्रस्तावों के बीच न्यूनतम अवधि क्या होती है? तो 6 महीने की होती है। जैसा कि आप सबको पता है कि मीटिंग जो है वो हर 6 महीने पर होना अनिवार्य है। इतना तो होना चाहिए कम से कम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से प्रेरित है? तो ये यूएसएसआर से। और राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान जो है ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 50 में है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। और ये सारी की सारी चीज़ें, मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी वाले बहुत सारे वीडियोस हमने कवर करा है, उसमें हमने ऐड कर दिया है। संविधान सभा की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 389 है। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना संविधान के किस प्रावधान से जुड़ा है?
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़ा है। राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? अभी तक तो 3 बार। और यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो ये करेंगे किसको? उपराष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो ये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ओके, नेशनल इमरजेंसी है, और कौन सा इमरजेंसी है? 3 इमरजेंसी है, ये आप मुझे बताइए। इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हमने अपना पूरा कंप्लीट कर रखा है। भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसकी बात हमने अभी करी है। तो ये आज तक इंडिया में कभी भी नहीं आया है, ऐसी नौबत कभी भी नहीं आई है इंडिया में। पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए, वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 48A आर्टिकल है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए खड़ा हो सकता है? तो वो जितनी बार भी चाहे, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, इनके एज का नहीं है, और ये जितनी बार भी चाहे उतनी बार खड़े हो सकते हैं। किस समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए सभी अध्यादेशों, जैसे संसद के अवकाश के दौरान, को संसद द्वारा अनुमोदन के लिए किया जाना चाहिए? तो ये इसके पुनः संयोजन के 6 हफ्ता बाद। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद सदस्य द्वारा होता है। ये निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं वो दोनों ही सदस्य इसमें होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संभव शक्ति क्या है? तो 250। और कितने सदस्य हैं अभी? तो 245। सॉरी, माफ कीजिएगा, एक्चुअली मुझे देर से सो के उठने की आदत है और आज सुबह सुबह वीडियो बनाना, तो अभी भी नींद आ गई है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद पर निर्णय कौन करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। और भारत सरकार की संसदीय प्रणाली को कहाँ से अपनाया गया है? तो ये ब्रिटिश के संविधान से अपनाया गया है। कौन सी संसदीय समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये कौन करती है? ये लोक लेखा समिति करती है। बीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो ये राष्ट्रपति जी को करता है। और भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है? तो विपक्षी दल के नेता को चुना जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोक लेखा समिति का नेतृत्व कौन करता है? तो ये करता है अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। और राज्यसभा में निलंबन के निरसन का अधिकार किससे पास है? तो ये राज्यसभा को ही पास है। लोकसभा में व्यवधान के लिए सदन के सदस्य को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो वक्ता के पास है। और लोकसभा में सदस्यों के निलंबन को कौन रद्द नहीं कर सकता? तो लोकसभा रद्द नहीं कर सकता। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं? तो ये 22 मेंबर्स होते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का 5 साल का होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये संसद के द्वारा किया जाता है। और अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है 2/3 बहुमत से। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से चुने सदस्य कितने चुने जाते हैं? तो ये टोटल 15 सदस्य जो हैं ये लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से चुने जाते हैं। संसदीय कार्य समिति अपनी रिपोर्ट जो है ये किसको सौंपती है? तो राष्ट्रपति को सौंपती है। सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को दोबारा भी प्ले करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी प्रथा के बाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? तो ये जो है ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और उसके बाद किस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है?
तो राज्यपाल पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो एक को ही। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो HC मुखर्जी जी को चुना गया था। विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो सर BN राव को नियुक्त किया गया था। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। दल बदल विरोधी कानून, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दल बदल विरोधी कानून की समीक्षा के लिए नियुक्त किए गए प्रतिबद्ध का नाम क्या है, तो दिनेश गोस्वामी समिति। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं तथा उनका अपमान करते हैं वे शून्य होंगे, वो अनुच्छेद 13। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। नेक्स्ट है CAG किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो 65 वर्ष की आयु में, माफ कीजिएगा। CAG का कार्यकाल जो है ये 6 साल का होता है। और यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। मलीमठ समिति का विषय क्या था, तो भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली जो है ये। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य एक समान नागरिक संहिता अपनाने का प्रयास करेगा, तो आर्टिकल 44 कहता है। मानव यातायात और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किसमें निहित है, तो ये अनुच्छेद 23 में निहित है। ओके। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, अनुमान समिति, हमने देख रखा है। आर्टिकल 371A किस राज्य के लिए विशेष प्रदान करता है, तो ये नागालैंड के लिए विशेष प्रदान करता है। नागालैंड की जो भाषा है वो क्या है, आप मुझे बताइए। उस समिति का क्या नाम है जिसने सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति की स्थापना की सिफारिश की थी, तो ये कृष्णा मेनन समिति है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रिपरेशन को किसी भी एग्जाम के लिए और भी बूस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने हिस्ट्री के, पॉलिटी के, साइंस के, ज्योग्राफी के काफ़ी सारे सेट्स इससे पहले भी अपलोड कर रखे हैं। आई नो इस पे व्यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन आप उन सारे वीडियोस को देखिए। एक दो वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का एक दो वीडियोस भी देखेंगे ना, तो आपको खुद में पता चलेगा कि आपको वो सारे के सारे वीडियोस जो हैं, वो सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देख के जाना चाहिए या नहीं देख के जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की ताकत क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, तो 22 मेंबर्स होते हैं। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द जो है वो क्या था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, 42nd अमेंडमेंट को। ओके। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इस 3 वर्ड को जोड़ा गया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों के प्रावधान जो है वो किस देश से लिए गए हैं, तो ये USSR से लिया गया है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमने ये वाला वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है कि कौन सा सोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी चीज़ें हैं वो सोर्स कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये वीडियो हमने कंप्लीट कर रखा है। अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, माफ कीजिएगा, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, बट जस्ट अ मिनट, मैं पहले क्वेश्चंस कंप्लीट करना चाहूंगी, उसके बाद इन सब चीजों को कंप्लीट करना चाहूंगी। अब भाग 4 जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत को कैरी करता है, तो इससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे देखिए आर्टिकल 44 कितनी बार पूछा जा चुका है ना, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की वकालत करता है। फिर आर्टिकल 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है ये आर्टिकल। आर्टिकल 39 ने सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता पर केंद्रित है। और आर्टिकल 38
राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का निर्देश देता है। सारे के सारे आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 देख लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 46। आर्टिकल 50 हमने अभी देखा था, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की वकालत करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर हावी ना हो जाए। जैसे कार्यपालिका है, अगर उसके अंदर न्यायपालिका काम करेगी तो आपको पता ही है कि न्याय का क्या स्तर रह जाएगा। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य संबंध, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है ये आप याद कर लीजिए। आर्टिकल 249, आर्टिकल 257 और आर्टिकल 262। अब ये तीनों आर्टिकल्स क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। अनुच्छेद 249 क्या कहता है? संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के लिए किसी मामले में संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। और आर्टिकल 257 क्या कहता है? कुछ मामलों में राज्य पर संघ के नियंत्रण से संबंधित है, ये आर्टिकल 257। आर्टिकल 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के अधीर निर्णय को संबोधित करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लास्ट वाला आर्टिकल, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से रिलेटेड आर्टिकल्स, और उसके बाद हम बात करेंगे भाग 14 की, जिसमें संघ और राज्यों की तहत सेवाएं निहित है। तो आर्टिकल 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करना। और आर्टिकल 315 क्या कहता है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग को संबोधित करना। ये आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आर्टिकल्स आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 266 क्या कहता है? तो भारत और राज्यों की समेकित निधियों और सार्वजनिक खातों को कवर करता है। और आर्टिकल 267 क्या है? आकस्मिक निधि से संबंधित है। आर्टिकल 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान से संबंधित है। और आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग की स्थापना करता है। 300A आर्टिकल क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को कानून के अधिकार से बचाई गई संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। जस्ट 2-3 कुछ स्लाइड्स और बाकी है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को चुनाव आयोग में निहित करता है। और यहाँ पे देखते हैं भाग 16 क्या कहता है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है इस भाग के अंतर्गत। तो जो भी आर्टिकल्स है वो हम देख लेते हैं। आर्टिकल 335 है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावों को संबोधित करता है। और आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना करता है। आर्टिकल 338A क्या है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करता है। और आर्टिकल 340 क्या है? पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति को कवर करता है। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। यही जो है आपको मैंने बताया था कि ये इमरजेंसीज 3 टाइप की कौन सी है? तो यही 3 टाइप की इमरजेंसीज है, जिसमें फर्स्ट है आर्टिकल 352 आपातकाल की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 356 जो है ये राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता, मतलब किसी राज्य में अगर वहाँ की सरकार सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 356 के तहत होता है। और आर्टिकल 360 जिसकी आज तक इंडिया को कभी जरूरत ना पड़ी और भगवान करे कि आगे भी जरूरत ना पड़े, वित्तीय आपातकाल के प्रावधानों से संबंधित है। भाग यहाँ पे भाग 19 क्या कहता है? तो यहाँ पे आर्टिकल 365 जो कि संघ राष्ट्रपति शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी बनाने में विफलता के प्रभाव पर चर्चा करता है। और भाग 20 जो है वो संविधान का संशोधन
से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 368 देख लेते हैं। तो संसद को संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये सारे के सारे स्लाइड्स हमने देख लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बचे रह गए हैं 3 स्लाइड्स जो देख के जाना जरूरी है। यहाँ पे हम कवर करेंगे कि कौन सा भाग, उससे रिलेटेड कौन सा विषय है और उससे रिलेटेड कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं। तो भाग 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है और ये आर्टिकल 1 to 4 तक आता है। भाग 2 में सिटीजनशिप है, यह आर्टिकल 5 to 11 तक आता है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है जो कि 12 to 35 आर्टिकल तक आता है। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक निहित है। और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में। और भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आर्टिकल 51A इससे रिलेटेड है। भाग 5 में आता है यूनियन और इसमें 52 से लेके 151 आर्टिकल तक है। और भाग 6 में आता है द स्टेट, आर्टिकल 152 से 237 तक इसमें है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल नहीं भी याद है फिर भी आप यहाँ से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ये चार्ट याद रखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चार्ट का। भाग 7 क्या कहता है? स्टेट इन अ बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। भाग 8 है यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो कि 239 से लेके 242 आर्टिकल तक है। भाग 9 जो है ये पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें हैं, आर्टिकल 243 से लेके 243O तक इसमें आता है। भाग 9 का हमने देख लिया है। और 9A क्या है? तो ये म्युनिसिपैलिटीज। भाग 9 पंचायत, भाग 9A म्युनिसिपैलिटीज जो कि 243P से लेके 243ZG तक है। 9B क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि आर्टिकल 243H से लेके 243ZT तक है। और भाग 3 दर्शाता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स एरियाज को जो कि 244 से लेके 244A तक है। पार्ट 9 क्या है? रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, आर्टिकल 245 to 263 तक। और पार्ट 12 क्या है? फिनेंशियल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, तो 264 से लेके 308 तक आता है, 308 तक आता है। पार्ट 13 क्या है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 300A से लेके 301 से लेके 307 तक आता है। और भाग 14 क्या कहता है? सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स जो कि 308 से लेके 323 आर्टिकल तक आता है। भाग 14A जो है वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है जो कि 323A से लेके 323B तक आता है आर्टिकल्स। और भाग 15 जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है और जिसका आर्टिकल आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329A। अब लास्ट स्लाइड है आज के वीडियो का। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। इसके बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट लेके आऊँगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक दिन में 2 सीरीज 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एग्ज़ाम तक। और उसमें एटलीस्ट 250 क्वेश्चंस हम हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे। भाग 16 क्या है? स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस और जिसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक है। भाग 17 क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351। भाग 18 क्या है? इमरजेंसी प्रोविज़न, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक। और भाग 19 मिसलेनियस है, विविध है, आर्टिकल 361 से लेके आर्टिकल 367 तक। भाग 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द मेन आर्टिकल इज आर्टिकल 368। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आपको तो याद होना ही चाहिए किसी भी हाल में। और भाग 21 क्या कहता है? तो ये टेम्पोररी ट्रांजिशंस
ट्रांजिशनल्स एंड स्पेशल प्रोविजंस आता है, जिसको आर्टिकल 369 से लेके 392 आर्टिकल तक रखा गया है। भाग 22 तो ये कहता है टाइटल, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। आर्टिकल जो है इससे रिलेटेड है वो 393 से लेके 395 तक है। तो ये सारे के सारे स्लाइड्स जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और हमने मोर देन 200 क्वेश्चंस इसमें भी कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे। आई थिंक मोस्ट टारगेट मेरा इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझसे डिमांड किया है, तो वो ज़रूरी है करवाना। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।